Welcome to the another video of Civil Notes. In this video, we are continuing with the chapter number 4 of the NCERT Class 6th Political Science. पिछली वीडियोस में हमने 3 चैप्टर्स को कवर किया है। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इसको कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी ग्रुप डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन खोल के उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं और फ्यूचर अपडेट्स ईजिली पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब चैप्टर का नाम है की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी का मीनिंग हमने पिछली वीडियो में जाना था। डेमोक्रेसी की एक फेमस डेफिनेशन अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई है। Abraham Lincoln was the first president of United States of America. Abraham Lincoln ने एक बहुत ही फेमस डेफिनेशन डेमोक्रेसी की दी है। उन्होंने कहा है कि डेमोक्रेसी इज़ ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। यानी डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है, जो लोगों के लिए चुनी हुई सरकार होती है और वो जो सरकार होती है वो लोगों के लिए ही काम करती है। तो डेमोक्रेसी का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फंडामेंटल मीनिंग अब्राहम लिंकन ने अपनी इस डेफिनेशन में दिया है। चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर को पढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में स्टार्टिंग की गई है साउथ अफ्रीका की एग्जाम्पल लेके। साउथ अफ्रीका इज़ ए कंट्री that has people of several races. There are black people who belong to South Africa, whites who came there to settle, and Indians who came as laborers and traders. Now, a very important pointer about South Africa is that in South Africa, the non-white people, means the people who did not had a white skin, were very much discriminated. And that process was called as apartheid. Now, apartheid was a period when the non-white population of South Africa was very much discriminated. जो भी non-white population थी साउथ अफ्रीका की, वहाँ पे उन्हें बहुत ही ज़्यादा discrimination face करना पड़ता था। According to the law, these races were not allowed to mingle with each other, to live near each other or even to use common facilities. यानी बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ किया जाता था। Non-whites were not allowed to vote. The best land in the country was reserved for white people and non-whites had to live on the worst available land. Thus, blacks and colored people were not considered to be equal to whites. Means जो नॉन वाइट्स थे यानी जो पीपल ऑफ कलर थे उन्हें वाइट्स के मुकाबले बहुत ही कम समझा जाता था और डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। The African National Congress, a group of people who led the struggle against apartheid, and their most well-known leader, Nelson Mandela, fought the apartheid system for several years. Finally, they succeeded, and in 1994, South Africa became a democratic country in which people of all races were considered equal. अब नेल्सन मंडेला का अपार्थीड के ख़िलाफ़ एक रेवोल्यूशन स्टार्ट करना और उस रेवोल्यूशन में सक्सेसफुल हो जाना ये बहुत ही हिस्ट्री की मेजर अचीवमेंट में गिना जाता है। और 1994 में फाइनली जो पीपल ऑफ कलर थे उन्हें साउथ अफ्रीका में वोट करने का मौका दिया गया और जो हर रेस थी उसे इक्वल कंसिडर किया जाने लगा। पार्टिसिपेशन। अब पार्टिसिपेशन का मतलब है कि जो लोग होते हैं वो डेमोक्रेसी में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे इसका मेन जो टॉपिक है वो आता है इलेक्शंस। इलेक्शंस से ही जो लोग होते हैं वो गवर्नमेंट को सिलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट में अपने द्वारा चुने हुए लोगों को भेजते हैं। अब इंडिया में इन इंडिया दिस पीरियड इज़ 5 years. Once elected, governments can stay in power only for that period. Now elections are held every 5 years in India. हर 5 सालों में इलेक्शन होते हैं और हर 5 सालों में एक नई सरकार या पुरानी ही सरकार दोबारा पावर में आती है। If they want to continue be in power, then they have to be re-elected by the people.
अगर उसी सरकार को जिसने 5 साल तक देश को चलाया है, अगर उसे पावर में आना है तो लोगों को फिर से उसे इलेक्ट करना पड़ेगा। दिस इज़ अ मोमेंट व्हेन पीपल कैन सेंस देयर पावर इन डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे ही जो लोगों की पावर है डेमोक्रेसी में वो बाहर निकल के आती है। इफ़ पीपल आर नॉट हैप्पी यानी अनहैप्पी विद द प्रीवियस गवर्नमेंट, देन दे कैन रिप्लेस दैट गवर्नमेंट विद अ न्यू गवर्नमेंट। यानी वो जब वोट करने जाते हैं तो पुरानी सरकार को वोट नहीं देते हैं और नई सरकार चुन के लेके आते हैं। अब डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने के और भी कई तरीके हैं। इलेक्शंस आर यूजुअली हेल्ड इन 5 years. Besides voting, there are ways of participating in the process of government. People participate by taking an interest in the working of the government and by criticizing when required. अब आपने देखा होगा कि देश में बहुत सारी रैलीज़ निकाली जाती हैं, बहुत सारे धरना प्रदर्शंस होते हैं। तो ये रैलीज़ इसलिए निकाली जाती हैं कि अगर सरकार ने कोई पॉलिसी निकाली है जिसका जो लोगों को पसंद नहीं आ रही है या लोग उससे डिसएग्री करते हैं तो लोग उसके ख़िलाफ़ रैली निकाल सकते हैं या उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो ये डेमोक्रेसी में ही लोगों के पास ये पावर होती है। अब यहाँ पे अगस्त 2005 की एग्जांपल दी गई है। व्हेन अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट इंक्रीज द मनी पीपल हैड टू पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी, पीपल एक्सप्रेस देयर डिसअप्रूवल वेरी शार्पली. They took out rallies and also organized a signature campaign. The government tried to explain and defend its decision, but finally listened to the people's opinion and withdrew the increase. The government had to change its decision because it is responsible to the people. अब यहाँ पे 2005 में इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को इंक्रीज़ किया गया था, तो लोगों ने इसका बहुत विरोध किया और रैलीज़ निकाली, तो इससे प्रेशर में आके गवर्नमेंट को वो फैसला वापस लेना पड़ा था। अब अगर इसी तरह अगर डेमोक्रेसी ना होती या डिक्टेटरशिप होती या किसी किंग या क्वीन का राज होता तो ये पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि उस सिचुएशन में लोगों की कुछ भी नहीं चलती और सिर्फ वन मैन शो या वन वुमेन शो ही चलता है। नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। अब जो हमने साउथ अफ्रीका की एग्जाम्पल पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि हाउ कॉन्फ्लिक्ट्स कैन ऑफन लीड टू वायलेंस एंड डेथ बिकॉज वन ग्रुप डिसाइड दैट इट इज़ ऑल राइट टू यूज़ फोर्स टू प्रिवेंट द अदर ग्रुप फ्रॉम प्रोटेस्टिंग। अब यूजुअली क्या होता है कि गवर्नमेंट्स को अगर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं या उनकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट बोल रहे हैं तो गवर्नमेंट को यूजुअली ये पसंद आता नहीं है और उनके खिलाफ़ हैवी पुलिस फोर्स का यूज़ किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ जाती है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाना या उसे रिजॉल्व करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कॉन्फ्लिक्ट्स अकर व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर, रिलीजन्स, रीजन्स और इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स डू नॉट गेट अलॉन्ग विद ईच अदर और व्हेन सम अमंग देम फील दैट दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। अब जैसे पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा कि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है। अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट रिलीजन्स लिव हियर एंड दे हैव टू लिव टुगेदर। अब कई सिचुएशंस में क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को लगता है कि उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, तो देन पीपल में यूज़ वायलेंट मीन्स टू सेटल देयर डिफरेंसेस। तो इससे क्या होता है कि समाज में वायलेंस बढ़ता है और राइट्स की सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो इसे रिजॉल्व किया जाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब प्रेजेंट टाइम में जो रिलीजियस टाइप की कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं, लेकिन इसके अलावा भी rivers too can become a source of conflict between states. A river may begin in one place, flow through another and end in the third. The sharing of river water between different places that river goes through is becoming an issue of conflict. अब पानी के बंटवारे को लेके भी अगर दो स्टेट्स हैं तो उनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन पैदा हो जाती है। अब यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कावेरी वाटर रिवर की। अब साउथ इंडिया में कावेरी रिवर है जिसका पानी कर्नाटका और तमिलनाडु शेयर करते हैं, लेकिन ये जो वाटर है इस पे डिस्प्यूट है
कभी तमिलनाडु इस पे अपना पूरा हक जमाता है और कभी कर्नाटका। तो ये जो इशू है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और वहाँ पे उसका फैसला आएगा। अब एक और एग्जांपल है पंजाब और हरियाणा की, पंजाब एंड हरियाणा। अब यहाँ पे भी वाटर डिस्प्यूट है और इसे भी रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। A conflict arises because both dams are on the same river। अब यहाँ पे डैम्स की बात की गई है। जो कृष्णा सागर डैम है कर्नाटका में is used for irrigating a number of districts and for meeting the needs of the city of Bangalore। The water stored in Mettur Dam in Tamil Nadu is used for crops grown in Delta region for that state। The downstream dam in Tamil Nadu can only be filled up if water is released from the upstream one located in Karnataka। Therefore, both states can't get as much water as they need for people in their states। अब यहाँ पे कर्नाटका और तमिलनाडु का जो वाटर का इशू है वो बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और चैप्टर में आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है। अब आगे है इक्वालिटी एंड जस्टिस। अब डेमोक्रेसी में वन ऑफ द मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल इज़ कि हर ग्रुप और हर डाइवर्सिटी के लोगों को इक्वालिटी और जस्टिस मिले। अब जो जस्टिस किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को मिल रहा है वही जस्टिस अब किसी माइनॉरिटी ग्रुप को या जो मेजॉरिटी में नहीं है उसे भी मिलना चाहिए। तो अब वन ऑफ द की आइडियाज ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज कमिटमेंट टू इक्वालिटी एंड जस्टिस। इक्वालिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल। द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज़ नाउ बैंड बाय द लॉ। अब जो पहले अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस थी, जो जात पात या छुआछूत की प्रैक्टिस थी, उसमें डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, तो उस प्रैक्टिस को अब लॉ के द्वारा बैन किया गया है। अब डॉक्टर अंबेडकर, whom you have read about earlier in this book, and many others like him realized that such practices must not continue and people should be treated equally। The government also recognizes this and makes special provisions for group within the society। अब गवर्नमेंट को भी इस बात का पूरा पता है कि किस तरह से लोगों पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है और पूरे एफर्ट्स किए जाते हैं कि उस डिस्क्रिमिनेशन के प्रोसेस को ख़त्म किया जाए। अब जैसे सोसाइटी में फ़ीमेल फिटिसाइड बहुत ज़्यादा था, यानी अगर किसी को लड़की होती थी या उसे पता लगता था कि उसे लड़की होने वाली है तो लड़की को गर्भ में ही मार दिया जाता था, तो उसके खिलाफ भी बैन लगाया गया है। और एजुकेशन में भी लड़कियों को एजुकेट नहीं किया जाता था, तो उसमें भी पॉलिसीज़ लाई गई हैं ताकि लोग लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल भेजें। तो जो इनजस्टिस थे सोसाइटी में उसे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।